जय हिंद बच्चों। अभी इस वीडियो में हम लोग मगध पर शासन करने वाले तीसरे राजवंश नंदवंश और चौथे राजवंश मौर्य वंश पर परिचर्चा करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले हम नंदवंश पर चर्चा करते हैं। नंदवंश जो मगध पर शासन करने वाला तीसरा राजवंश था। इस वंश का शासनकाल 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व के बीच था। नंदवंश के प्रथम शासक या संस्थापक महापद्म नंद था और नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद थे। महापद्म नंद, जिन्हें पुराणों में, पुराण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों में महापद्म नंद को अनुलंघित शासक, भार्गव मतलब परशुराम, सर्वछत्रांतक मतलब सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया। महाबोधि वंश में महापद्म नंद को उग्रसेन कहा गया है। महापद्म नंद कुशल शासक और विजेता था। इन्होंने कलिंग को जीत लिया था और कलिंग को जीतकर वहां से जीन सेन की मूर्ति उठाकर मगध में लाया था और कलिंग में कृषि के विकास के लिए, सिंचाई के लिए नहर का निर्माण कराया था। कहा जाता है कि नंद वंश में कुल 9 राजा हुए। महापद्म नंद को लेकर नंद वंश में कुल 9 राजा हुए। महापद्म नंद के 8 पुत्र थे। महापद्म नंद के बाद पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविनाशक, धसीधक और कैवर्त राजा बने। लेकिन ये सारे अल्पकालीन थे, अल्प अवधि के लिए रहे। इसलिए अधिकांश इतिहासकार महापद्म नंद के बाद घनानंद के बारे में ही चर्चा करते हैं। चूंकि ऐतिहासिक उपलब्धि इन शासकों की नहीं है, इसलिए लोग इनका कुछ लोग नाम देते हैं, बाकी लोग यूं ही छोड़कर घनानंद पर आ जाते हैं। मतलब नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद थे। घनानंद के शासन काल में ही विश्व विजेता सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। मतलब मगध के शासक घनानंद थे, उसी समय भारत पर विश्व विजेता सिकंदर का आक्रमण हुआ था। यूनानी लेखक घनानंद को अग्रमीज या जैंद्रमीज कहते हैं। घनानंद का अंत चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में कर दिया और नंद वंश के जगह एक नए वंश के शासन की शुरुआत हुई, जिसका नाम था मौर्य वंश। अब एक प्रश्न है कि मौर्य कौन थे? मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो आपको बता दें, मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे प्रमुख साम्राज्य था। प्राचीन भारत का यह सबसे प्राचीन और पहला राजवंश था। इस वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और इस वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे। इस वंश के शासकों ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया और मौर्य वंश के शासकों ने लगभग 137 वर्षों तक मगध पर शासन किया। लेकिन अनेक सारे शासकों में 3 शासक मौर्य वंश के ज्यादा महत्वपूर्ण थे, जिनकी ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं। हालांकि अन्य शासकों ने भी कुछ अच्छे कार्य किए थे, लेकिन ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे,
बिंदुसार थे, अशोक थे, इनकी ऐतिहासिक उपलब्धियां कुछ ज्यादा ही। तो आज सबसे पहले चर्चा करें चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, इनके पिता सूर्यगुप्त, माता मुरा थी। इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के माता पिता घनानंद के शिकार हो गए थे। घनानंद के द्वारा ही सूर्यगुप्त की हत्या कर दी गई थी और मुरा को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया था। इस विषम परिस्थिति में चारवाहे का जीवन बिताया था चंद्रगुप्त मौर्य बचपन में। लेकिन इनकी मुलाकात चाणक्य, जिसे इतिहास में विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, कौटिल्य से इनकी मुलाकात होती है। और कौटिल्य से मुलाकात होने के बाद कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षित और प्रशिक्षित करके 322 ईसा पूर्व में मगध के नंद वंश के अंतिम अत्याचारी शासक घनानंद की हत्या करा देता है। और हत्या करा करके नंद वंश की जगह मौर्य वंश की स्थापना कराते हैं। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना अपने गुरु, अपने शिक्षक, अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से किया था। मौर्य शासकों को ब्राह्मण साहित्य में शूद्र कहा गया है, जैन और बौद्ध धर्म के साहित्य में क्षत्रिय कहा गया है, और महान इतिहासकार रोमिला थापर इन्हें वैश्य कहते हैं कि मौर्य शासक वैश्य थे। और विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया पुस्तक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषभ या कुलहीन जैसे निंदनीय शब्द का प्रयोग किया गया। खैर जो भी हो, चंद्रगुप्त मौर्य जिन्हें प्राचीन भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है, जिन्होंने नंदों के अत्याचार से मगध की जनता को मुक्त कराने का काम किया था। एक विदेशी इतिहासकार है जस्टिन। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था। इन्होंने लिखा, जस्टिन ने, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना से संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला। मतलब जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना डाकुओं का गिरोह था। चंद्रगुप्त मौर्य का 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर का प्रांतपति था, जो सिकंदर के द्वारा जीते गए क्षेत्रों का अधिपति था, उसे भिड़ंत होती है। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में पराजित कर देते हैं। युद्ध के बाद दोनों में संधि होती है। सेल्यूकस निकेटर अपना 4 राज्य काबुल, कंदहार, हेरात और मकराना चंद्रगुप्त मौर्य को दे देते हैं, और अपनी बेटी हेलेना, जिसको कर्नेलिया भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को देते हैं, उनसे विवाह करा देते हैं। और यूनान के महान दार्शनिक विद्वान मेगास्थनीज को अपना राजदूत बनाकर सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज देते हैं। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहकर इंडिका नामक महान पुस्तक की रचना करते हैं। प्लूटार्क का कहना है कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जब संधि हुआ तो सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार में दिया था, ऐसा कहना प्लूटार्क का। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध में अकाल पड़ी थी। उस अकाल पर नियंत्रण करने में चंद्रगुप्त मौर्य सक्षम नहीं रहा। अतः उन्होंने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लिया। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे और जैन धर्म की दीक्षा लेकर 298 ईसा पूर्व में दक्षिण भारत चले गए। मैसूर प्राचीन नाम था, वर्तमान में कर्नाटक कहते हैं। कर्नाटक में श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पर काया कलेश के द्वारा, संलेखन के द्वारा भूखे प्यासे अपने प्राण को त्याग दिया। जिस पहाड़ी पर इनकी मृत्यु हुई उस पहाड़ी को आज हम चंद्रगिरी की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार, याद रखेंगे बिंबिसार हार्यक वंश का है और बिंदुसार मौर्य वंश का।
मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के बाद 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार मगध का दूसरा शासक बना, मौर्य वंश का दूसरा शासक बना। बिंदुसार का शासनकाल 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व के बीच था। इनके पिता चंद्रगुप्त मौर्य, माता दुर्धरा और इनके भी गुरु चाणक्य ही थे। यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रो चेटस कहते हैं, मतलब शत्रु विनाशक। और वायु पुराण में बिंदुसार को मद्रसार कहा गया है। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार का शासनकाल में उनके उत्तर पश्चिम सीमा पर एक राज्य था तक्षशिला। उस राज्य में 2 बार विद्रोह हुआ। उस विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने पहली बार अपने पुत्र अशोक को भेजा था, मतलब फर्स्ट बार अशोक को भेजा था। और दूसरी बार जब विद्रोह हो गया तो दूसरी बार विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम को भेजा था, क्योंकि सुसीम इस समय उज्जैन का गवर्नर थे। बिंदुसार के शासनकाल में यूनान के राजा एंटियोकस द्वितीय ने डाइमेकस को अपना राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा था। मतलब यूनान के राजा एंटियोकस द्वितीय ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस को अपना राजदूत बनाकर भेजा था। इसको यह भी ले सकते हैं कि मेगास्थनीज के बाद मौर्य दरबार में राजदूत बनकर आने वाला दूसरा यूनानी कौन था? तो था डाइमेकस। डाइमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। एंटियोकस द्वितीय को ही, यूनान के राजा एंटियोकस द्वितीय को ही बिंदुसार ने एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उनसे मदिरा, अंजीर और एक दार्शनिक की मांग किया था। इतिहासकारों के अनुसार यूनान के राजा एंटियोकस द्वितीय ने बिंदुसार के आग्रह को स्वीकार करते हुए मदिरा और अंजीर भिजवा दिया, लेकिन दार्शनिक को भेजने से इनकार कर दिया और पत्र में लिखा कि दार्शनिक कोई वस्तु नहीं है जिसे आयात या निर्यात किया जा सके। बिंदुसार आजीवक धर्म को मानता था। आज भी एक आजीवक धर्म एक नया धर्म है। इस धर्म की स्थापना मक्खली गोसाल ने किया था। मतलब आजीवक धर्म के संस्थापक मक्खली गोसाल है। तो बिंदुसार आजीवक धर्म को ही मानते थे। और 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद जो मौर्य दरबार था वह गृह युद्ध के षड्यंत्र में जकड़ जाता है, क्योंकि अनुश्रुतियों के अनुसार बिंदुसार के 100 पुत्र थे। उन 100 पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। सिंहली अनुश्रुति यह श्रीलंका का एक पुस्तक है, महावंश। उस महावंश में लिखा गया है कि सत्ता को प्राप्त करने के लिए बिंदुसार के पुत्र अशोक जिसका शाब्दिक अर्थ शोक रहित, जिसके हृदय में दुख न हो, अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके अपने पिता के मृत्यु के बाद मगध के राज सिंहासन पर बैठा। इस बात की जानकारी, इस बात की चर्चा सिंहली अनुश्रुति श्रीलंका के पुस्तक महावंश में लिखा गया है। अशोक अपने पिता के मृत्यु के 4 वर्ष के बाद अपना राज्याभिषेक कराया था। मतलब बिंदुसार की मृत्यु 273 में हुई, लेकिन अशोक ने अपना राज्याभिषेक 269 बीसी में कराया था, पिता के मरने के 4 वर्ष बाद। मतलब इन 4 वर्षों के शासनकाल में सत्ता के जो इनका प्रतिभागी था, जो सत्ता प्राप्त करने में जिसने इनका विरोध किया, सबको इन्होंने मारा। अशोक के पिता बिंदुसार, माता सुभद्रांगी, पत्नी देवी, पहली पत्नी। उसके बाद इन्होंने कलिंग को जीता। कलिंग को जीतने के बाद वहां की राजकुमारी करुबाकी और पद्मा से भी विवाह किया था। सत्ता प्राप्त करने के बाद इन्होंने चंडाशोक की उपाधि धारण करके
मौर्य राज सिंहासन पर बैठा था। अभिलेख के माध्यम से इन्होंने शासन प्रारंभ किया था। अपने अभिलेखों पर इन्होंने स्वयं को देवानाम प्रियदर्शी कहा। अशोक के बारे में विस्तार से चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।